हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। नेवी के इतिहास की वो कौन सी ऐसी समस्या थी जिसको सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर ही सुलझा सकता था? दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर कैसा था, किसने बनाया, और आज के मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे काम करते हैं, जानेंगे एक एक चीज को पूरे डिटेल में। तो कुर्सी की पेटी बांधकर हो जाओ तैयार, क्योंकि आ रहा है टॉपिक धमाकेदार। बात है 1900 के आसपास की। एक मेन बैटलशिप हजारों गोले दाग कर 30 मील तक ही एक टारगेट को हिट कर सकता था, और उसमें भी अगर 4-5 गोले टारगेट पे लग गए तो बहुत बड़ी बात थी। तो फिर सोचा गया क्यों ना एक जहाज की हमला करने की क्षमता को बढ़ाया जाए। पर सवाल था ये होगा कैसे, और इसका जवाब था एक एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि इस पर से उड़ने वाले जहाज बहुत तेजी से और बहुत दूर तक हमला कर सकते थे। यही था वो कारण जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की शुरुआत हुई। शुरुआती एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए कोई भी आर्मर प्रोटेक्शन नहीं था, और पानी के नीचे तैरती हुई सबमरीन और हवा में उड़ते हुए एयरक्राफ्ट के लिए ये सबसे पसंदीदा शिकार भी थे। इसीलिए इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके साथ चलने वाले जहाजों पर होती थी। पर ये तो बात थी इतिहास की, पर आज के समय पूरा खेल ही बदल गया है। आज के एयरक्राफ्ट कैरियर फाइटर प्लेन को ले जाने के साथ साथ सबमरीन और दूसरे जहाजों का शिकार भी कर सकते हैं। चलो, इसके बनाने का कारण तो हो गया, अब जानते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर का इतिहास। 14 नवंबर 1910 को यूएसएस बर्मिंघम, जो कि क्रूज शिप था, उसको बिल्कुल गंजा करके उसके ऊपर लकड़ी के फट्टे लगाकर एक रैंप बनाया गया, और इसी क्रूज शिप से यूजीन एलाई नाम के पायलट ने एक फाइटर प्लेन में पहली सक्सेसफुल उड़ान भरी थी। चलो मजे की बात सुनो, 1910 में यूजीन ने प्लेन तो उड़ा लिया, लेकिन उसको उतारा ही नहीं। मतलब यूजीन के क्रियाक्रम की पूरी तैयारी कर रखी थी। सबको ये लगता था कि प्लेन उड़ेगा नहीं और समुद्र में गिर जाएगा, लेकिन भला हो उस पायलट का, उसने उस प्लेन को पास के ही रनवे पर लैंड करा दिया। तो पहला प्लेन एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कब किया? तो पहली लैंडिंग हुई थी 18 जनवरी 1911 में। और कमाल की बात सुनो, कोई भी पायलट एयरक्राफ्ट कैरियर पे प्लेन लैंड करने को तैयार ही नहीं था, तो वापस उन्हें यूजीन को ही बुलाना पड़ा। और ये लैंडिंग हुई थी पेंसिल्वेनिया नाम के जहाज पर, जिस पर रेत के बोरों से लोहे के तार को बांध करके प्लेन को रोका गया था, जिसे हम अरेस्टेड लैंडिंग कहते हैं। इन दो घटनाओं ने दुनिया भर की नेवी को विश्वास दिला दिया कि एक पानी के जहाज से एयरक्राफ्ट को उड़ाकर वापस लैंड किया जा सकता है। इसके बाद बना यूएस का लैंगले, जिसके एग्जॉस्ट पाइप साइड में मोड़ दिए गए। ये एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट कैरियर था, जहां पर पायलट्स को उड़ने और उतरने की ट्रेनिंग दी जाती थी। और बहुत सारे नाक, दांत और हड्डियां तोड़वाने के बाद पायलट्स ने एक एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ना और उतरना सीख ही लिया। 1930 तक तारों को वजन से बांधकर एयरक्राफ्ट को लैंड करते हुए पकड़ा जाता था, जिसे अरेस्टेड वायर लैंडिंग कहते थे। पर हर बार एयरक्राफ्ट वायर को कैच नहीं कर पाते थे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था? तो वायर मिस होने के केस में बैरियर वायर का इस्तेमाल किया जाता था, और अगर एयरक्राफ्ट को कैच कर लिया गया तो बैरियर वायर को नीचे कर दिया जाता था, ताकि प्लेन आसानी से उनके ऊपर से गुजर सके। पर जैसे जैसे एयरक्राफ्ट का इंजन ताकतवर होता गया और रफ्तार बढ़ती गई, रेत के बोरों के सहारे एयरक्राफ्ट को कैच करना मुश्किल हो गया। फिर आए हाइड्रोलिक सिस्टम, जिन्होंने भारी और तेज एयरक्राफ्ट को आसानी से कैच करना शुरू कर दिया। इसके बाद आया यूएसएस लेक्सिंगटन। यहाँ से मैं बताऊंगा डिटेल्स। इसका वजन था 36,000 टन, लंबाई 888 फीट, रफ्तार 35 नॉट, और इस पर 2,791 क्रू मेंबर काम करते थे, जो लगभग 90 एयरक्राफ्ट की देखभाल के साथ साथ उनकी लैंडिंग, टेक ऑफ और मेंटेनेंस सब कुछ संभालते थे। इतने बड़े साइज की वजह से इसे चलता फिरता आइलैंड यानी टापू का नाम दिया गया। इसमें 2 हैंगर और 2 एलिवेटर लगाए गए, जो कि शिप के बीचों बीच लगे थे। हैंगर वो जगह होती है जहां पर एयरक्राफ्ट की सर्विस और उसके मेंटेनेंस पर ध्यान दिया जाता है, या यूं कहें एक एयरक्राफ्ट का रेस्ट रूम। हैंगर्स फ्लाइट डेक के नीचे बनाए जाते हैं, और लिफ्ट के सहारे से प्लेन्स को नीचे ले जाया जाता है। शिप के बीचों बीच लिफ्ट का होना एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि अगर कोई प्लेन लैंड कर रहा है तो उस समय पर कोई भी दूसरा प्लेन उड़ नहीं सकता। इस समस्या को दूर करते हुए भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर में फ्लाइट डेक के कोने पर लिफ्ट को बनाया जाने लगा, ताकि किसी एयरक्राफ्ट की उड़ान पे उतरते हुए एयरक्राफ्ट से कोई फर्क ना पड़े। एक और मजे की बात सुनो, हैंगर में एयरक्राफ्ट के पंखों को मोड़कर ऊपर कर दिया जाता है, ताकि जगह का सही इस्तेमाल किया जा सके। दुनिया का पहला ग्राउंड अप एयरक्राफ्ट कैरियर था जापान का होशो। ग्राउंड अप का मतलब होता है जीरो से बनाना। ध्यान दीजिए, मैं जुगाड़ वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रॉपर एयरक्राफ्ट कैरियर की, जिसको जीरो से खड़ा किया गया था। जुगाड़ वाले एयरक्राफ्ट कैरियर तो पहले ही बन चुके थे। चलो अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर डेक की। इन्हें शुरू में लकड़ी से बनाया जाता था, क्योंकि लकड़ी हल्की होती थी और उसकी मरम्मत करना भी आसान था। पर दुश्मन जहाज द्वारा बम गिराए जाने पर इन्हें बहुत जबरदस्त
कुछ नुकसान होता था, क्योंकि उस समय अपनी रक्षा के लिए इनके पास कोई भी हथियार नहीं थे और सबमरीन थी इनके लिए सबसे बड़ा खतरा। बाद में फ्लाइट डेक को मोटे स्टील की चादर से बनाया जाने लगा, जिसके ऊपर लकड़ी का इस्तेमाल अभी भी होता है। आपको ऐसा लगता होगा कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर सड़क बनाई जाती होगी जैसे हमारे नेशनल हाईवेज, लेकिन ऐसा नहीं है और ये मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में। अब बात करते हैं एंगल डिजाइन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर की। ब्रिटिश नेवी ने सबसे पहले एंगल डिजाइन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल करना शुरू किया, पर इसका फायदा क्या था और कौन कौन से इसमें बदलाव हुए। एक एंगल डिजाइन एयरक्राफ्ट कैरियर में दो हवाई पट्टी बनाई गई, एक फाइटर प्लेन के उड़ने के लिए और दूसरी उतरने के लिए। पर ये एंगल था कितना? ये एंगल था 10.5 डिग्री, जिसे घटाकर आज के समय 9 डिग्री किया गया है। अब सुनो इसका फायदा। पहले किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पर दो काम एक साथ नहीं किए जा सकते थे, लेकिन इस नए डिजाइन की वजह से एक एयरक्राफ्ट के लैंडिंग के समय दूसरा एयरक्राफ्ट बड़ी आसानी से उड़ सकता था। चलो मान लो एक एयरक्राफ्ट का केबल कैचर फुट टूट जाए या उसे इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़े, तब क्या होगा? तब काम आएगा बैरिकेड, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्लेन केबल को तो कैच नहीं कर पाएगा और तेज रफ्तार में होने के कारण बैरियर वायर उसे रोक भी नहीं पाएगी। तो इस समस्या को सुलझाया बैरिकेड ने, जिसको लगभग मिनटों में सेटअप किया जा सकता था। बैरिकेड में दो हॉरिजॉन्टल वायर पर वर्टिकल पट्टियां लगी होती थी, जिनसे तेज रफ्तार पे आता हुआ प्लेन टकराकर अपनी गति को धीमा कर लेता था और इसको कंट्रोल करता था एक हाइड्रोलिक सिस्टम। चलो अब बात करते हैं कैटापुल्ट सिस्टम की। कैटापुल्ट माने हिंदी में कहूँ तो गुलेल। कैटापुल्ट को किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका फायदा क्या था और क्यों थी ये एयरक्राफ्ट कैरियर के इतिहास की सबसे बड़ी खोज? दुनिया की पहली कैटापुल्ट रॉयल नेवी के सीसी मिचेल ने बनाई थी और इसका फायदा था एक प्लेन को उड़ने के लिए कम जगह में तेज रफ्तार देना। पर कैसे? देखो, प्लेन को उड़ने के लिए चाहिए थी रफ्तार, पर जगह कम होने के कारण प्लेन ये रफ्तार नहीं अचीव कर पाते थे। एक डाटा के हिसाब से नॉर्मल प्लेन को उड़ने के लिए लगभग 2300 फुट का रास्ता चाहिए, पर एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर 300 फुट से ज्यादा बड़ा रास्ता बनाना संभव नहीं था। तो कम दूरी में तेज रफ्तार देने के लिए कैटापुल्ट सिस्टम का आविष्कार किया गया। पर ये काम कैसे करता है? सबसे पहले स्टीम को एक टैंक में भरकर हाई प्रेशर बनाया जाता है, पर भाप की मदद से इतनी तेज रफ्तार कैसे जनरेट होती है? तो इस काम के लिए हम थैंक यू बोल सकते हैं शटल को। हर फाइटर एयरक्राफ्ट में एक टो बार होती है, जिसे शटल के हुक में फंसा दिया जाता है। अब जैसे ही प्रेशराइज स्टीम छोड़ी जाती है, शटल एक गोली से भी तेज रफ्तार से आगे मूव करता है और अपने साथ इस भारी भरकम प्लेन को खींच लेता है। याद रखिए, ये खींचता है, धक्का नहीं देता। और जैसे ही प्लेन एयरक्राफ्ट कैरियर के एंड तक पहुंचता है, तो शटल में लगा हुआ टो बार उससे अलग हो जाता है और प्लेन उड़ जाता है। क्या इस तरह के लॉन्चिंग सिस्टम से कोई फायदा भी है? हाँ, बिल्कुल है। इस तरह के लॉन्चिंग सिस्टम की वजह से प्लेन ज्यादा भारी वजन लेकर उड़ सकता है, ज्यादा फ्यूल लेकर उड़ सकता है, यहाँ तक कि ज्यादा हथियार लेकर भी उड़ सकता है और उसे लंबे रनवे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या इसका कोई अल्टरनेटिव भी है? हाँ जी, बिल्कुल है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, या शॉर्ट में कहूँ तो ईमाल्स। ये काम कैसे करता है और इसको बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? पहले सुनो फायदा। स्टीम बेस्ड कैटापुल्ट सिस्टम को तैयार करने में लगभग 2-3 घंटे का समय चला जाता था, लेकिन इसको सिर्फ 15 मिनट में तैयार किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर से जुड़ा हुआ ये टॉपिक एक फुल डिटेल वीडियो में ही समझाया जा सकता है, तो थोड़ा वेट करो, मैं इसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब बात करते हैं स्टोबार और कैटोबार की। शुरू करते हैं कैटोबार से। कैटोबार की फुल फॉर्म है कैटापुल्ट असिस्टेड टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी। मतलब ये कि फाइटर प्लेन को कैटापुल्ट की सहायता से उड़ाया जाएगा और लैंडिंग करते हुए तार की मदद से उसे कैच किया जाएगा, जिसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। तो सीधा चलते हैं स्टोबार पर। इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर में कोई भी कैटापुल्ट सिस्टम नहीं लगाया जाता, बल्कि फ्लाइट डेक को इस तरह से कर्व शेप में डिजाइन किया जाता है कि उस पर दौड़कर एक प्लेन आसानी से उड़ सके। क्या इसकी कोई लिमिटेशन भी है? क्या ये सिस्टम सभी तरह के एयरक्राफ्ट को उड़ा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिस्टम कुछ खास तरीके के प्लेन को ही उड़ाने में सक्षम है। कैसे खास तरीके के प्लेन? ऐसे प्लेन जो बहुत छोटे रनवे पर बहुत तेज रफ्तार को जनरेट कर सके। अगर सभी तरह के प्लेन इससे नहीं उड़ सकते तो इसका फायदा क्या हुआ? भाई साहब, पैसा थोड़ा सस्ता पड़ेगा। घूम फिर के सारा खेल ही पैसे का है। एक स्टोबार एयरक्राफ्ट कैरियर के कर्व से उड़ने वाले प्लेन को स्की जंप बोलते हैं और सारी पावर जनरेट करने का काम प्लेन के इंजन के द्वारा ही किया जाता है। चलो अब बात करते हैं LSO और OLS की। अब ये क्या चीज है? LSO होता है लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर और OLS होता है ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम। एक लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर पायलट को सही दिशा, सही ढलान और सही गति के बारे में दिशा निर्देश देता है, जिसके दिशा निर्देशों का पालन करके पायलट प्लेन को सेफली लैंड करा लेता है। लेकिन मान लो आप प्लेन को लेके उड़ गए और उसके बाद जब उतरने की बारी आई तो वहां आ गया कोहरा। बिल्कुल आ सकता है, मौसम ही तो है, कभी भी बिगड़ सकता है। तो भैया लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर लेफ्ट राइट बोल के थोड़ी उतारेगा आपके प्लेन को। आपको कौन सा दिख रहा है, लेफ्ट कहां है राइट कहां है? और ना ही ऐसी स्थिति में आपको उसका लेफ्ट राइट समझ में आने वाला है। पायलट को क्या किसी को भी समझ में नहीं आएगा? जान के लाले पड़े हुए लेफ्ट राइट किसको समझ में आएगा? तो यहाँ पर आपकी मदद करेगा OLS यानी
ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम। एक OLS रोशनी की मदद से इस तरह का रास्ता बनाएगा और इस रास्ते को पायलट अपने मॉनिटर पे बड़ी ही आसानी से देख सकता है। ये रोशनी पायलट को एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ बढ़ती हुई सही गति और सही एंगल का अनुमान दे देती है। अगर एक एयरक्राफ्ट निर्धारित एंगल से ऊपर या नीचे है तो ये वार्निंग सिग्नल देके पायलट को एक और चक्कर लगा के दोबारा अटेम्प्ट के लिए बोलती है। ऑप्टिकल लैंडिंग सिस्टम पूरी तरह से लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर के कंट्रोल में होता है और एक लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर पायलट के संपर्क में रेडियो के माध्यम से हमेशा रहता है। इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा ही मजेदार सवाल है जो मैं पूछूंगा आपसे वीडियो के एंड में। चलो जानते हैं इस दैत्य रूपी जहाज को पानी में चलने की ताकत कहां से मिलती है, यानी इंजन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रशिया के कुज्नेत्सोव की। इसमें गैस इंजन का इस्तेमाल किया गया था और बड़े बड़े स्टीम टरबाइन लगे थे जिसका निर्माण सोवियत संघ के समय में हुआ था, पर ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इसकी रफ्तार धीमी थी, मेंटेनेंस खर्चा बहुत ज्यादा था और ताकत भी कम थी। इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर में डीजल और न्यूक्लियर पावर इंजन लगाए जाने लगे। दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर USS का एंटरप्राइज था जिसे बनाने में 3 साल का समय लगा था। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी और ये 1961 में बनके तैयार हो गया। खर्चा कितना हुआ? लगभग $4.16 बिलियन। ना रुपये में बताओ। लगभग 33,000 करोड़ में बना था और आज कितने में बनेगा भैया? 66,000 करोड़ रुपए लगेंगे, लगभग $9 बिलियन। USS एंटरप्राइज का वजन 93,284 टन था जिसकी लंबाई 1,123 फीट थी और इसकी रफ्तार लगभग 33 नॉटिकल माइल प्रति घंटा थी। इसको पावर देने के लिए 8 न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए गए थे और इतने रिएक्टर इसको 20 साल तक पावर दे सकते हैं बिना एक बार भी रिफ्यूलिंग किए। अपनी रक्षा के लिए इस पर लगभग 4 रेडार लगाए गए जो दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और मात्र 6,500 लोग इस पर काम करते थे। चलो, एक एयरक्राफ्ट कैरियर पर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर घूमते हुए लोगों का काम क्या है ये भी जान लो। पर्पल यानी बैंगनी रंग के कपड़े पहने हुए लोग फ्यूल को हैंडल करते हैं, यानी जेट प्लेन के उड़ने से पहले फ्यूल को चेक करते हैं या उसकी रिफ्यूलिंग करते हैं। पीले रंग के कपड़े एयरक्राफ्ट डायरेक्टर के होते हैं जो फ्लाइट डेक पर प्लेन को कहां खड़ा करना है और उतरने के बाद कहां पर ले जाना है ये सारी चीजें निर्धारित करता है। हरे रंग के कपड़े होते हैं कैटापुल्ट मैनेजमेंट टीम के जो प्लेन को उड़ाने से संबंधित सारे डिसीजन लेती है। नीले रंग के कपड़े होते हैं ट्रैक्टर ड्राइवर और एलिवेटर ऑपरेटर्स के जो प्लेन को खींचकर हैंगर तक ले जाते हैं। और एक एयरप्लेन के उड़ने से पहले और उतरने के बाद सभी जरूरी सेफ्टी चेक करने वालों के कपड़े होते हैं ब्राउन। लैंडिंग सिग्नल ऑफिसर और मेडिकल टीम के कपड़े होते हैं सफेद। और किसी प्लेन में कौन सा हथियार ले जाया जाएगा और क्रैश लैंडिंग के बाद कैसे उस स्थिति से निपटा जाएगा इसकी जिम्मेदारी होती है रेड कलर के कपड़े पहने हुए लोगों पर। एक एयरक्राफ्ट कैरियर कितने दिनों का खाना लेकर चलता है? लगभग 90 दिनों का। फाइटर प्लेन के अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या क्या होता है? मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर में रॉकेट्स, मिसाइल और एंटी सबमरीन डिवाइस लगे होते हैं। अब जानते हैं इसको बनाना और पानी में उतारने का तरीका। शुरुआत में एक एयरक्राफ्ट कैरियर को जीरो से खड़ा किया जाता था लेकिन अब ऐसा नहीं होता। एयरक्राफ्ट कैरियर के हर एक कंपार्टमेंट को अलग से बनाया जाता है और एक जगह लाकर असेंबल किया जाता है। पर इसे पानी में कैसे उतारोगे? देखो, सबसे पहले इसका नीचे का हिस्सा बनाया जाएगा और उसे पानी में उतारने के बाद ही बाकी सारी चीजें इस पे लगाई जाएंगी। अब शुरू करते हैं आपके अजब गजब सवालों के जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर किसके पास है? उसमें कौन कौन से खास फीचर हैं? और एक एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर क्या क्या होता है? दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड आर फोर्ड है जो कि अमेरिका के पास है, जिसका वजन 1 लाख टन है और इसकी लंबाई 1092 फीट है और इसकी अधिकतम गति है 30 नॉट। किसी ने कमेंट करके इंजन की ताकत हॉर्स पावर में पूछी थी, तो सुनिए, इसका इंजन 2,60,000 हॉर्स पावर को जनरेट करता है। चलिए अब जानते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर हजारों क्रू मेंबर्स का घर की तरह होता है, तो उसमें घर जैसी सुविधाएं भी होनी चाहिए। चलो आपको दिखाता हूँ क्या क्या इसके अंदर है। फिट रहने के लिए जिम, पर्सनल जरूरतों के लिए ग्रोसरी स्टोर, दोस्तों के साथ खाना खाने के लिए कैंटीन और सोने के लिए बढ़िया एयर कंडीशन कमरे। अब बात करते हैं कि शांति के समय में एयरक्राफ्ट कैरियर पर बैठे लोग क्या करते हैं। डेली प्रैक्टिस। किस चीज की? किसी भी अनहोनी घटना की, ताकि जान माल के नुकसान को कम से कम किया जा सके। पर एक जरूरी चीज तो रह गई, पैसा कितना खर्च हुआ? इसको बनाने में लगभग 1,38,000 करोड़ के आसपास खर्चा हुआ। एक एयरक्राफ्ट कैरियर इतना महंगा क्यों है? भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल इंजन, हजारों लोगों के रहने खाने और सोने की सुविधा, किचन, लॉन्ड्री, मेस, मेडिकल फैसिलिटी और इसके साथ साथ टेंशन दूर करने के सभी साजो सामान, इन सब की कॉस्ट जब जोड़ी जाती है तो एक शहर के बराबर खर्चा होता है। इसलिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर इतने महंगे होते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को अनसिंकेबल क्यों कहा जाता है? मतलब उसको डुबाया क्यों नहीं जा सकता? देखो, रियलिटी में ऐसा कहा जाता है पर ऐसा नहीं है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को हाइपरसोनिक मिसाइल डुबा सकती है जो कि इस टाइम रशिया और चाइना के पास ही है और बाकी देश उसे डेवलप कर रहे हैं, जिनमें हमारा भारत भी है। अब बात करते हैं इसकी सुरक्षा में लगे हुए सामानों की। सबसे पहले आएंगे वो प्लेन जो कि इसके डेक पर खड़े
खड़े हैं। दूसरा कारण है लिंक 16 का इस्तेमाल। दुनिया के सभी नेटो देश के हजारों शिप्स हमेशा पानी में रहते हैं, जो हमेशा एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण पानी में हुई जरा सी हलचल भी तुरंत पता लग जाती है और ये सारी इंफॉर्मेशन वो एक दूसरे को रियल टाइम में दे देते हैं, जिसकी वजह से खतरा बनने से पहले ही उसको भांप लिया जाता है। इसके बाद आता है उनका डिफेंस मैकेनिज्म, जिसमें सी स्पैरो और रोलिंग एयर फ्रेम मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दुश्मन की तरफ से आने वाली किसी भी मिसाइल को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसके बाद उसके ऊपर एक गन भी लगी होती है, जो टंगस्टन की हजारों बुलेट 1 मिनट में फायर कर सकती है। ध्यान दीजिए, टंगस्टन की बुलेट जो किसी भी आने वाली चीज के आर पार मक्खन की तरह निकल जाएंगी। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे निक्सी लगा होता है। अब ये निक्सी क्या है? निक्सी एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जो कैरियर की तरफ आते हुए टॉर्पीडो को अपनी तरफ खींच लेता है। इसके बाद आता है स्लिक सिस्टम। ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करके आने वाली किसी भी चीज के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जला सकता है। और बात करते हैं अब एयरक्राफ्ट कैरियर के साथियों की। ये कभी भी अकेला नहीं चलता, पूरी सेना साथ लेके चलता है, जिसको कहते हैं कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। और इस ग्रुप में एक एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ 3 डिस्ट्रॉयर, एक क्रूजर और एक सबमरीन हमेशा होती है। और खतरे को भांपते हुए ये सभी एयरक्राफ्ट कैरियर को घेर कर उसे सुरक्षा देते हैं। डिस्ट्रॉयर का काम होता है एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ आती हुई मिसाइल को डिस्ट्रॉय करना, और यहाँ तक कि अगर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को बचाने के लिए डिस्ट्रॉयर की बलि भी देनी पड़े तो भी वो पीछे नहीं हटते। एक और कारण है इसमें बने हुए कंपार्टमेंट्स। एक एयरक्राफ्ट कैरियर में इतने कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं कि अगर किसी में डैमेज की वजह से पानी भी भर जाए तो उन्हें सील करने के बाद भी शिप आसानी से तैरता रहे। इसके बाद आता है E2 हॉकाई। ये किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की आंखों और कान की तरह काम करता है, जिसके ऊपर लगा हुआ ह्यूज रेडार कई सौ किलोमीटर से आते हुए खतरे को भांप लेता है और फिर उससे निपटने की तैयारी शुरू हो जाती है। और लास्ट में आता है उनकी गति। ये बहुत तेज है। ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग 30 नॉट के आसपास की स्पीड एयरक्राफ्ट कैरियर की बताई जाती है, पर रियलिटी में कोई भी देश उनकी सही रफ्तार नहीं बताता। ये हमला करके बहुत तेजी से भाग भी सकते हैं। अगर एक सबमरीन और इसमें रेस लगाई जाए तो ये बड़ी आसानी से सबमरीन को हरा देगा। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की हवाई पट्टी किस चीज से बनाई जाती है? क्या वो हमारी सड़कों की तरह होती है? एयरक्राफ्ट कैरियर के वॉकिंग और ट्रैफिक डेक पर एंटी स्लिप रेजिस्टेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है और उसकी हवाई पट्टी पर एंटी स्किड कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पर ये एंटी स्किड कोटिंग बनती किस चीज से है? इसको बनाने के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, बेरिलियम सल्फेट और इपॉक्सी रेजिन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एंटी स्किड होने के साथ साथ फायर रेजिस्टेंट भी होती है और ये इतनी खुरदरी होती है कि आराम से ये खाल को खुरच देगी। इतनी ऊंची नीची लहरों के बीच में एयरक्राफ्ट कैरियर पे रखे हुए प्लेन्स गिरते क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि एयरक्राफ्ट को चेन और हुक की मदद से सरफेस पे दिए गए पैड आई से बांधा जाता है और ये देखने में सर्कल की तरह होते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर और हेलीकॉप्टर कैरियर में क्या अंतर है? एयरक्राफ्ट कैरियर का तो आपको पता लग गया। हेलीकॉप्टर कैरियर पे सिर्फ हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है और ये देखने में बिल्कुल एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह होते हैं। वो इसलिए ताकि जरूरत पड़ने पर इस पर प्लेन को लैंड और टेक ऑफ कराया जा सके। एयरक्राफ्ट कैरियर में हथियार कहां पर रखे जाते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर में हथियारों के लिए अलग से आर्मर्ड कंपार्टमेंट बनाया जाता है, जिसमें कैरियर पर सभी एयरप्लेन्स के लिए पर्याप्त मात्रा में हथियार स्टोर किए जाते हैं। एक सबमरीन और एक एयरक्राफ्ट कैरियर में क्या बेहतर है? कोई डाउट ही नहीं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर बहुत ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक एयरक्राफ्ट कैरियर का शिकार करना एक सबमरीन के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक सबमरीन का शिकार करना एक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है और वो उसे रेस में भी हरा सकता है। रिटायर्ड होने के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या होता है? देखो, ये निर्भर करता है सरकार पर। कुछ सरकारें उसका म्यूजियम बना देती हैं, कुछ उसको बेच देती हैं और कुछ उसको डिसमेंटल करके वापस किसी और चीज में इस्तेमाल करती है। चाइना के पास दुनिया में सबसे ज्यादा सबमरीन है, तो भारत सरकार सबमरीन क्यों नहीं खरीद रही, या यूं कहें बना क्यों नहीं रही? देखिए, चाइनीज सबमरीन के इलाज के लिए भारत सरकार ने पोसाइडन 8 विमान खरीदे हैं, जो कि सबमरीन को बड़ी आसानी से हंट कर सकते हैं, तो उसका इलाज तो हमने कर रखा है। और दूसरा कारण है सबमरीन को बनाने में लगने वाला समय। चाइना सबमरीन के मामले में दुनिया में सबसे आगे है। अगर हम आज से भी चाइना के साथ रेस लगाना शुरू करें तो भी उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर कितना तेल या यूरेनियम खाता है? तेल से मतलब डीजल ऑयल। पहले बात करते हैं यूरेनियम की। दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट को चलाने के लिए एक हफ्ते में सिर्फ 4 किलो यूरेनियम की खपत होगी, और अगर उसी एयरक्राफ्ट को डीजल पर चलाएं तो लगभग 5 मिलियन लीटर डीजल का खर्चा आएगा। अब बात करते हैं, क्या एवेंजर्स मूवी की तरह एक उड़ने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा सकता है? देखो, धरती की सरफेस से 1 किलोग्राम को उठाने के लिए लगभग 9.8 न्यूटन से थोड़ी सी ज्यादा फोर्स चाहिए। अब आप सोच लो, 1 लाख टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर को उठाने के लिए कितनी फोर्स चाहिए होगी। जब कोई ऐसा इंजन बन जाएगा जो इतनी फोर्स जनरेट कर सके तो हम एक एयरक्राफ्ट कैरियर को उड़ा भी सकते हैं। भविष्य का कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। चलो बात करते हैं अपने प्यारे भारत की। इस समय भारतीय नौसेना एक ही एयरक्राफ्ट कैरियर का इस्तेमाल कर रही है और जिसका नाम है INS विक्रमादित्य, और भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इस समय सी ट्रायल पर है, जो कि शायद 2022 में ही कमीशन हो
जाएगा। और एक तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की भी प्लानिंग चल रही है जिसका नाम है INS विशाल। चाइना के पास भी टोटल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है जिनमें से 2 अभी सर्विस में है। और जो लोग इस वीडियो के एंड तक टिक गए हैं उनसे एक रिक्वेस्ट, नोटिफिकेशन के लिए घंटी जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।